अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा कहाँ तक हो गया था? कुछ जीवधारियों द्वारा अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करना, ये हमें पढ़ना था। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसी भी जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन दूसरे लोगों से प्राप्त करते हैं। तो पहले हेडिंग हमें क्या दी गई है? परपोषी जीव के रूप में। परपोषी जीव के रूप में देखेंगे क्या है। जैसा कि आपने देखा कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी होते हैं। अतः वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु जीव जगत के अन्य सभी जीवों में यह क्षमता नहीं होती है। लेकिन जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपना भोजन खुद से बना सके। अतः वे पोषण के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, या जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उन पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? अतः वे पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इन्हें हम परपोषी कहते हैं। ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं वो परपोषी, और जो स्वयं से भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। समस्त शाकाहारी जंतुओं के भोजन, क्या कह रहे हैं? समस्त शाकाहारी जंतुओं के भोजन का स्रोत पेड़ पौधे होते हैं, परंतु मांसाहारी जंतु इन शाकाहारी जंतुओं के शिकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। 5 शाकाहारी तथा 5 मांसाहारी जंतुओं के नाम अपनी पुस्तिका में लिखना है। तो आप जानते हो 5 शाकाहारी जंतु और 5 मांसाहारी जंतु लिख सकते हो। कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जिनमें पढ़हरेम नहीं पाया जाता है। कह रहे हैं कुछ ऐसी भी वनस्पतियां हैं जिनमें पढ़हरेम नहीं पाया जाता है। अपने शिक्षक से, क्या कह रहे हैं? अपने शिक्षक से इस पर चर्चा करें। ठीक है, अब कह रहे हैं ये वनस्पतियां अपना पोषण मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? ये जो वनस्पतियां हैं वो अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? जो मृत जीवी होते हैं, यानी मृत जीव मतलब जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं। ठीक है, और इन्हें मृतजीवी भी कहते हैं। इस श्रेणी के जीव कवक, जीवाणु इत्यादि हैं, यानी कि इसमें जो जीव मृत जीवों की बात कर रहे हैं जो खाते हैं वो जीव कवक है। कवक मतलब फफूंद भी होता है। जीवाणु यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं कीड़े। क्या आपने सड़े गले तथा मृत जीवों के ऊपर कवक को उगते हुए देखा है? कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं जो जीवित पौधों तथा जंतुओं के शरीर में निवास करते हैं। कह रहे हैं कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं, ऐसे भी कुछ कीटाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं? किसके? जो जीवित व्यक्ति हैं उन पर भी निवास करते हैं। ठीक है, इनको हम परजीवी कहते हैं। जो मृत के ऊपर कहते हैं, यानी जो मरे हुए जीवों के ऊपर उत्पन्न होते हैं वो मृतजीवी, और जो जिंदा व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति जीवित है या जंतु जीवित है उनके ऊपर कुछ चीज़ों का लगना वो क्या कहलाता है? परजीवी। ठीक है, पिछले अध्याय में पढ़े हुए 2 परजीवी पौधों के नाम लिखिए। आपने पिछले लेसन में पढ़े होंगे, उनके 2 परजीवी पौधे के नाम लिखना है। जैसे परजीवी पौधे कौन से होते हैं? ये नेथलीन वनस्पति या घटपर्णी का पेड़ होता है, वो भी उनमें भी जीव होते हैं, वो ऐसे ही जीवों को खा जाते हैं। क्या आपने अमरवेल, क्या कह रहे हैं? क्या आपने अमरवेल के पौधे को देखा है? किसको? अमरवेल के पौधे को। तो अमरवेल का पौधा यह अपना भोजन किस पोषक पौधों से प्राप्त करता है? ये प्रश्न पूछा गया है कि यह अपना भोजन कैसे बनाता है। आपको ये दिख रहा होगा आपको फिगर में, ये है आपका अमरवेल का पौधा। ठीक है, ये दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि आपको यह जानकर निश्चय होगा कि कुछ कीटभक्षी या कीटभक्षी या कीटहारी पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण
करते हैं। जैसे हमने घटवर्णी का पेड़ क्या बताया, या ये अमरवेल भी है, ये क्या करता है, ये जो छोटे छोटे कीटाणु होता है उनको खा जाता है। इनके बारे में आप अगली कक्षाओं में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त, यानी कि इसके और विस्तार में पढ़ने के लिए आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब कह रहे हैं अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक के रूप में क्या होता है देखेंगे। अपमार्जक के रूप में जीवधारियों की मृत्यु होने पर क्या प्राकृतिक में इनके ढेर बनते जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा देखेंगे। मृतजीवी भी कुछ जीवधारियों का भोजन है। मृतजीवी जो होते हैं, मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जीवधारियों का भोजन है। कवक, जीवाणु के अलावा गिद्ध, बाज आदि इन मृत शरीर को खाते हैं। इन्हें अपघटक तथा अपमार्जक कहा जाता है। यदि आप स्वयं खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की सूची बनाएं तो देखेंगे, क्या कह रहे हैं, तो देखेंगे कि आप भी अपने भोजन के लिए पौधों और जंतुओं पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो देखेंगे कि जो भोजन होते हैं वो भी पौधे, जो अपने भोजन के लिए आप भी जो होते हैं, यानी कि किस पे निर्भर होते हैं, या तो पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधों से ही हमें भोजन प्राप्त होता है, ठीक है, उन पर निर्भर होती है, या जंतुओं से घी दूध वगैरह ये सब भी मिलता है। तो हम लोग भी किस में आते हैं, परपोषी में, ठीक है। विभिन्न जंतुओं में पोषण प्राप्त करने वाले कह रहे हैं अंतर्ग्रहण की भिन्न भिन्न विधियां हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के जंतु होते हैं जो अलग अलग प्रकार से अपने अंदर भोजन को प्राप्त करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए क्या है, जंतु अनेक उपायों से भोजन ग्रहण करते हैं। जो जंतु होते हैं वो कई ऐसे उपाय हैं जिनसे भोजन ग्रहण करते हैं। आइए देखें विभिन्न जंतुओं से उच्च स्तर तक के जंतुओं में भोजन किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्रियाकलाप 11.2 में देखेंगे क्या है। क्रियाकलाप 11.2 में दे रहे हैं कि परिवेश के जंतुओं द्वारा लिए जा रहे, परिवेश के जंतुओं द्वारा लिए जा रहे भोजन को प्राप्त करने की विधियों का अवलोकन करें। जैसे कि दिया है केंचुआ, चींटी, मक्खी, छिपकली, मेढक, गौरैया आदि किस प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं, ये किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप देखते हो कि चींटी क्या करती है, चींटी की आंखें तो नहीं होती, लेकिन वो सूंघ के ज़्यादातर मिठाई की उस पर जो जहाँ मिठाई रखी होती है वहाँ पे लग जाती हैं, ठीक है। क्या इनके शरीर में इस कार्य के लिए विशेष अंग होते हैं? नहीं होते हैं, वो अपना भोजन मुँह से लेते हैं डायरेक्ट। मेढक की जीभ द्विशाखित होती है। मेढक की जो जीभ होती है वो द्विशाखित होती है। मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों के मुखांग विशेष प्रकार के होते हैं। यानी कि ये जो छोटे छोटे पक्षी दिए, तितली दी गई है, मधुमक्खी दी, सबके अलग अलग प्रकार के मुंह होते हैं। और ये लोग भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, सीधे डायरेक्ट मुंह से खाते हैं। टिड्डे के मुखांग पैने तथा मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी सूरनुमा संरचना भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। क्या टिड्डे का जो मुखांग होता है वो लंबा होता है, पैना होता है। ऐसे कहीं मधुमक्खी है, तितली है, आप इसमें देखते हो कि इसमें एक पाइप टाइप का होता है, यानी कि सूर टाइप की होती है, वही देखिए सूरनुमा संरचना होती है जिनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सरीसृप वर्ग के जंतुओं के, सरीसृप मतलब जो सांप वगैरह होते हैं, के दांत मुड़े तथा नुकीले होते हैं। इन सभी जंतुओं में चबाने वाले दांत नहीं पाए जाते हैं, अतः ये सभी भोजन को पूरा निगल लेते हैं। क्या करते हैं, सीधा निगल लेते हैं। स्तनधारियों के दांत काटने, फाड़ने तथा चबाने के अनुरूप होते हैं, ठीक है। इनके जो दांत होते हैं या तो वो किसी चीज़ को काटने के लिए या किसी चीज़ को फाड़ने के लिए प्रयोग करते हैं।
पक्षियों में दांतों के स्थान पर विभिन्न आकृतियों की चोंचें होती हैं। आप देखते हो कि पक्षियों के बहुत सारे ऐसी चोंच होती हैं जिनसे वो दाना चुगने, शिकार पकड़ने और फाड़ने के काम आती है। कुछ पक्षी जैसे बाज, चील के पंजे पहने होते हैं, बड़े और मजबूत होते हैं। हाथी क्या करता है, अपनी लंबी सूंड के से कैसे भोजन प्राप्त करता है? क्या भोजन प्राप्त करने के लिए ऐसी विशेष रचनाएं सभी जंतुओं में पाई जाती हैं। अब कह रहे हैं अमीबा में भी कूटपाद होते हैं, पादप होते हैं तथा हाइड्रा में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। अमीबा है और हाइड्रा है, ये भी क्या करते हैं, भोजन को भी ये भी खाते हैं और इनके में भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं जिनके द्वारा वो भोजन को प्राप्त करते हैं। इनकी क्या होता है, शेप भी बदलता रहता है, शेप बदलते हैं और ये पादप जो होते हैं और हाइड्रा में क्या होते हैं, स्पर्शक, उनकी मदद से भोजन को खाते हैं। जंतु अपना भोजन जिस भी विधि से ग्रहण करें, जब तक भोजन का पाचन नहीं होता है, शरीर का पोषण नहीं हो सकता। यानी कि अगर जो खाना खा रहे हैं, ले रहे हैं, अगर उसका पाचन नहीं होगा तो पोषण तत्व कैसे प्राप्त होगा? आइए जाने पाचन क्या है। तो देखेंगे पाचन क्या है। भोजन के जटिल एवं अघुलनशील अणुओं को सरल एवं घुलनशील अणुओं में विशेष प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित करना पाचन है। ठीक है, अगली हेडिंग क्या दी गई है, जंतु पोषण के अंतर्गत पाचन, अवशोषण, श्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो अभी आपने जंतुओं द्वारा विभिन्न विधियों से भोजन के अंतर्ग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप जानते हैं कि समस्त कशेरुकी प्राणियों तथा मनुष्यों में पाचन का कार्य सुविकसित पाचन तंत्र के द्वारा होता है। इनमें एक स्पष्ट आहार नाल मुख से गुदा तक विकसित होती है, जिसमें पाचन विशेष प्रकार के रसायन उत्पन्न होने के कारण होता है। एंजाइम का स्त्राव आहार नाल के विभिन्न भागों में होता है। इनकी उपस्थिति में अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जटिल भोजन सरल अवयवों में तोड़ा जाता है। भोजन के इन सरल अवयवों को आहार नाल की दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। यानी कि भोजन के इन सरल जो आहार नाल द्वारा अवशोषित यानी पाचन करते हैं, उसी क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के पश्चात क्या कह रहे हैं? अवशोषण के पश्चात रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाया जाता है। इस पचे भोज पदार्थ की कोशिकाओं के जीव द्रव क्या कह रहे हैं? जीव द्रव में समावेशित होने की प्रक्रिया को श्वांगीकरण कहते हैं। क्या है कि अवशोषण के पश्चात जब अवशोषण हो गया, उसके बाद परिसंचरण के द्वारा शरीर में यानी कि हर एक कोशिका में पहुंचाया जाता है। क्या पहुंचाया जाता है? भोजन। और इस पचे भोज्य पदार्थ के कोशिकाओं के जीव द्रव में समावेशित यानी कि जो कोशिकाओं में समावित हो जाता है, उसी होने की प्रक्रिया को हम श्वांगीकरण कहते हैं। भोजन से उपयोगी अवयवों क्या कह रहे हैं? भोजन से उपयोगी अवयवों के अवशोषण के पश्चात बने हुए अपचित पदार्थ, ठीक है, बड़ी आंत में एकत्रित होता है। बड़ी आंत की दीवारें इसमें से जल का अवशोषण करके उसे मल में परिवर्तित कर देती है। मल गुदा के रास्ते शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। अगली हेडिंग क्या दी गई है? श्वसन द्वारा जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति। तो श्वसन द्वारा जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति क्या है? अब आप जान चुके हैं कि क्या कह रहे हैं? अब आप जान चुके हैं कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात
पोषक अपव्यय कैसे कोशिका के जीव द्रव्य में अवशोषित समावेशित है। आखिर कोशिकाओं में ऊर्जा कैसे मुक्त होती है। श्वसन में ली गई ऑक्सीजन रक्त के साथ कोशिकाओं तक पहुंचती है, जिससे वहां उपस्थित पोषक तत्वों मुख्यतः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण दहन होता है। दहन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कोशिकाओं में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक अणुओं में संचित हो जाती है। कोशिकाओं में होने वाली इस क्रिया को उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह संचित ऊर्जा समस्त जीवधारियों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में काम आती है। आइए जानें कि ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति कैसे होती है। श्वसन क्रिया में जंतुओं और वायुमंडल के बीच गैसीय आदान प्रदान होता है। ठीक है, आप जो देखते हो कि जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इस में क्या होता है, वायुमंडल में कुछ गैस छोड़ते हैं और कुछ गैस को लेते हैं। क्या कह रहे हैं, जीवधारी विभिन्न विधियों के वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। क्या आपने सोचा कि वायुमंडल से समस्त जीवधारी ऑक्सीजन 24 घंटे लेते रहते हैं, फिर भी खत्म नहीं होती है। ये कहाँ से आती है? याद कीजिए, आपने पढ़ा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनी रहती है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के द्वारा पोषकों के दहन के फलस्वरूप ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सांस द्वारा सभी जीवधारी इस गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रकार वायुमंडल से जीवधारियों द्वारा ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना गैसीय आदान प्रदान कहलाता है। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है? मनुष्य में श्वसन के सहायक अंग। तो श्वसन के सहायक अंग क्या है? कक्षा 6 में आप जान चुके हैं कि मनुष्य में अनेक अंग श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। नाक श्वसन नली एवं फेफड़े श्वसन अंग हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल की वायु नाक से होकर घाटी द्वार के नियंत्रण में श्वास नली के द्वारा श्वसनिकाओं से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है। फेफड़ों में आई वायु की ऑक्सीजन रुधिर युक्त होकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है। कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पोषक पदार्थों का इस ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया होती है, जिसे हम ऑक्सीकरण या दहन कहते हैं। दहन के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से युक्त होकर फेफड़ों में वापस पहुंच जाती है, जो कि यहाँ से निश्वासन द्वारा बाहर के वातावरण में छोड़ी जाती है। यह क्रिया क्या होती है? निरंतर चलती रहती है। आगे क्या दिया हमें? क्रियाकलाप 11.3 क्या है? 11.3 में आप प्रति मिनट की बार सांस लेते हैं, गिनिए। मतलब बोल रहे हैं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो आपने ज़्यादातर ये गिनना बहुत मुश्किल है, फिर भी पे कह रहे हैं कि आराम के समय भी और व्यायाम के बाद भी। प्राप्त परिमाण की तुलना कीजिए। व्यायाम के बाद सांस लेने की गति बढ़ जाती है। क्यों? निम्नलिखित तालिका के आधार पर आपने अन्य क्या कह रहे हैं?